हाला फॉर अ रीजन, अपने धोनी, धोनी कौन सी टीम से खेलता है? चेन्नई। तो ये कहाँ है टेम्पल? चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है। एग्जाम पास करने के बाद भी आर्टिकल 335 में भी गिवन है एससी एंड एसटी कास्ट को रिलैक्सेशन दिया गया है इन द सर्विसेज ऑल्सो। 8वां वेतन लागू होने वाला है, बार बार बोल रहा हूं, 3 गुना बेसिक सैलरी। लॉन्च किया था क्या? आईबीसीए। तो उसमें हमने कितने करोड़ का फंड रिलीज किया था? 150 करोड़। भाई बताओ, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम डे लाइक अलग अलग दिन जो भी होते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे कब है ये भी याद रख लेना। नेवी की बात चालू है तो उनका हेड याद रख लीजिएगा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ डीके दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो अगर आपको आर्टिकल 19 देखो, राइट टू, अब देखो आर्टिकल 19 में आप सोच रहे होंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे? बेटा राइट टू मूवमेंट, आप किसी को, अब वो उसकी मर्जी, वो कहीं पे भी जाए आए। चलिए पहला न्यूज आज कवर करते हैं। सबने आई थिंक रिकॉल अच्छे से कर लिया है। अभी मैं अगर क्वेश्चंस पूछूंगा तो आई होप सब लोग अच्छे से आंसर देंगे। अब हर बार वही वही सेम क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा नहीं कि ग्रैंड स्लैम कौन जीता है इस साल का, ये कौन वो कौन। चलो ठीक है, फिर भी वहीं से शुरू कर देते हैं। सिर्फ पहला क्वेश्चन इस साल का अभी सबसे लेटेस्ट खत्म किससे होता है? यूएस ओपन से। तो यूएस ओपन फीमेल में किसने जीता है? हाथ खड़ा करने। चलो, एरेना साबालेंका कौन से कंट्री की है वैसे वो? एरेना साबालेंका बेटा सर्बिया से है। पोलैंड से ईगा स्वीटेक है। चलो ठीक है, अगला वाला। अब आपका आज का फर्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं। पहली ही न्यूज आज की है बेटा, इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है। वर्ड ऑफ द डे इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना। इंडियन नेवी ने अभी एक नया शिप शामिल किया है, इंडक्ट किया है, जिसका नाम हो जाएगा निस्तार। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? निस्तार क्या है? मिसाइल का नाम है, टैंकर का नाम है, शिप का नाम है, तो आपको ये याद रखना है। निस्तार एक न्यू शिप है जो इंडियन नेवी को दिया गया है। अगर पूछा जाएगा निस्तार क्या है, तो इट इज अ डीएसवी। डीएसवी का मतलब क्या होता है? डाइविंग सपोर्ट वेजल। यहां पर वेजल का मतलब ही क्या होता है? शिप। नीचे आपको दिखेगा, वेजल का मतलब क्या हो जाएगा? अ लार्ज शिप या लार्ज बोट। पक्का समझ में आ गया? एक और टर्मिनोलॉजी है जो बहुत फेमस नेवी में स्पेशली यूज किया जाता है, फ्लिट। फ्लिट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप। अगर एक शिप का समूह अगर अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसे फ्लीट ऑफ शिप्स कहा जाता है। आपने नोटिस किया होगा आज का न्यूज था निस्तार। निस्तार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है लिबरेशन या सेल्वेशन। सेल्वेशन को हिंदी में आपने देखा होगा, एक हिंदी में बहुत फेमस वर्ड है मोक्ष। मोक्ष को हिंदी इंग्लिश में सेल्वेशन कहते हैं, या तो मुक्ति। मुक्ति को भी क्या कहा जाएगा? सेल्वेशन। और सेल्वेशन का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेशन। ठीक है, लिबरेशन मतलब सेल्वेशन। चलिए, अच्छा, निस्तार को डेवलप क्यों किया गया है? इट इज डिजाइंड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस। अगर किसी शिप कोई डूब रही है, कुछ कर रही है, तो रेस्क्यू के लिए इसे यूज किया जाएगा। अगर क्वेश्चन आखिरी वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, वो ये कि निस्तार को बनाया किसने है? इट इज बिल्ड बाय HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसके अलावा कुछ नहीं करना बस। नेवी डे कब रहता है बेटा? इट इज 4 दिसंबर। और नेवल चीफ कौन हो जाएगा? अभी नेवी का चीफ कौन है? डीके त्रिपाठी। ये भी याद रख लेना, नेवी की बात चालू है तो उनका हेड याद रख लीजिएगा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ डीके दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए, S-400, वैसे भी इस साल हमने S-400 का यूज किया था कहां पर? ऑपरेशन सिंदूर में। तो आपको याद रखना है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने S-400 का यूज किया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए S-400 हमने किससे डील किया था या किससे खरीदा था, तो आंसर हो जाएगा रशिया से। डील कब हुई थी? 2017 में। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले S-400 का, बताइए भाई S-400 आखिर है क्या, तो आपको बोलना है इट इज अ सैम। S-400 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो S-400 क्या हो जाएगा? इट इज अ वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर हमारे भारत पे कोई मिसाइल से अटैक करता है तो S-400 उसको क्या कर देगा बेटा? इंटरसेप्ट करेगा। वर्ड ऑफ द डे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ऊपर से कोई मिसाइल उड़कर आ रही है, भारत में हमला कर रही है, ऊपर के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसी को कहा जाता है इंटरसेप्शन। तो S-400 का नाम, इस काम क्या है? इंटरसेप्ट करना मिसाइल्स को। सो आपका S-400 क्या हो जाएगा? इट इज अ वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम।
आपको एक और चीज याद रखनी है, S-400 को क्या कहा जाता है? सैम। सैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सरफेस टू एयर मिसाइल। पक्का। एक आखिरी चीज, S-400 का ओल्ड नेम क्या है? तो S-400 ट्रियम्फ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ट्रियम्फ। S-400 का नया नाम क्या है? सुदर्शन या सुदर्शन चक्र। डन। न्यूज 2 आज का देख लेते हैं। रिसेंटली द चेयरमैन ऑफ एनसीएससी, एनसीएससी क्या होता है बेटा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये हमने पॉलिटी में पढ़ रखा था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल कौन सा मेंशन किया गया है आपके पॉलिटी में? 338। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रिसेंटली चेयरमैन ऑफ एनसीएससी, इन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया है किसको? द्रौपदी मुर्मू को। आपको दिख कौन रहा है यहां पर? मोदी जी। बेटा मोदी जी की पुरानी फोटो होगी, लेकिन आपके ये कौन हो जाएंगे? हाँ, फोटो उन्हीं की है। किसकी? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना कौन है? चेयरमैन ऑफ एनसीएससी। तो आपको ये चीज भूलनी नहीं है। दूसरी ये की सजेशंस बेटा, ये यूपीएससी के लिए होता है, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। आपको बस दो चीज याद रखना है, फिर अगली चीज डिस्कस करते हैं। पक्का। एनसीएससी का चेयरमैन लिख लो, और उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट की? द्रौपदी मुर्मू। तो हो सकता है पॉलिटी में कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एनसीएससी का चेयरमैन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, अंडर विच आर्टिकल? 338। अच्छा, एट्रोसिटीज एक्ट आपको पता है ना क्या होता है? वैसे एक बात बताना चाहूंगा बेटा, फायदा क्या है? एज रिलैक्सेशन सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, कट ऑफ का अभी आपको पता है? सीजीएल, सीपीओ, सीपीओ में कितना कम कट ऑफ है। मेरे को लगता है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम। आपको कुछ नहीं चाहिए तो भी ऐसे हो जाना है। एक बात बता रहा हूं मैं, रिसेंट में सीपीओ का कट ऑफ बढ़ा है, लेकिन आज भी आप लोगों का जनरल बता रहा हूं कि एक कट ऑफ जो लगता है वो 5-7 साल 8 साल पुराना कट ऑफ लगता है। यानी 5-8 साल पुराना जो पहले कंपटीशन होता था वो आपको आज फेस करने को मिल रहा है। सो बेटा वरदान है, जस्ट यूज इट। मैं सच बता रहा हूं, इट इज वेरी इजी फॉर ऑल यू गाइज, कि अगर आपको कोई एग्जाम निकालनी है सब इजीली हो जाना है। और एक और चीज बताता हूँ, सीपीओ में एग्जाम पास करने तक ही आपको साथ नहीं मिलता। एग्जाम पास करने के बाद भी आर्टिकल 335 में भी गिवन है, एससी एंड एसटी कास्ट को रिलैक्सेशन दिया गया है इन द सर्विसेज ऑल्सो। अब रिलैक्सेशन किस तरह का है? वैसे तो एडवांटेज मिलता है बहुत सारी चीजों का। मान लेते हैं अभी चल रहा है 2025, आज है 1 जनवरी। 1 जनवरी को दो लोग भर्ती हुए, एक ओपन और एक हम एससी कम्युनिटी से कुछ लोग ले लेते हैं। तो फायदा क्या होता है? दोनों ने एज अ सोल्जर ज्वाइन किया है, बट एक ओपन वालों को क्या हो जाता है, 16 साल लग जाते हैं मान लो हेड कांस्टेबल बनने में। और हमारे लिए मतलब आप लोग मतलब ऐसा हो जाएगा कि 7-8 साल में वो चीज अचीव करते हो, तो मतलब वो जो 16 साल बाद वो हेड कांस्टेबल बनेगा तब तक 2 स्टार कंधे में आ जाएगा। देखो देखो कैसे खुशी हो रही है। चलो वेरी गुड, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ अच्छे से मेहनत करो, सब हो जाना है। मैं ना एक बार मैं सेंड करता हूँ कि सीपीओ का कट ऑफ क्या लगेगा। अगर मान लो मिनिमम बता रहा हूँ 20-25 मार्क का गया, 20-25 क्वेश्चन है वो, 20-25 क्वेश्चन कम बनाने पे एग्जाम पास। अब मैं बोल रहा हूं यहां निकल जाएगा। रिजल्ट्स आप भी है ना बेटा, है ना? तो आपको इस बार क्या करना है, सीपीओ का भी भरना है, सीजीएल भी भरना है। आपको डिफेंस में नहीं है रिजर्वेशन, डिफेंस में रिजर्वेशन नहीं है। अरे तो जहां जो मिले लाइफ में ना, बस इंपॉर्टेंट है एग्जाम निकालना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पैसा, पूरे जीवन में पैसा कमाना, और वो मिल जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है। अब बाकी लोगों के लिए भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकियों का बस ऐसा है, थोड़ी सी हल्की सी मेहनत अच्छे से करो, सारा चीज जो जैसे बोला जा रहा है वो सब करो। मेरे को याद नहीं था वैसे तो। अच्छा, तो इस बार वैसे ही लेट हो गया है, तो इस रैपिड फायर मतलब नोटिफिकेशन रिलीज होते ही मैं बोल रहा हूँ, यानी वो इंस्टेंट ले ले रहे हैं। अक्टूबर 1-1.5 महीना है फिर तो, 1.5 महीना। चलो देखेंगे आज। सीपीओ बेटा भर दो। और हाँ, एक ही बुक खरीदनी है सीपीओ के लिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर कोई भी बुक लो और मुझे सिर्फ एक दिन यहीं बैठ के 2 घंटे में एनालिसिस करके हम रिटर्न में दे देंगे, बेटा ये टॉपिक पढ़ लो। अब बस वो टॉपिक पे फोकस करो। 8वां वेतन लागू होने वाला है, बार बार बोल रहा हूं, 3 गुना बेसिक सैलरी। देखो ये चीज ने में ना टेंशन मत लेना कि आपको सीपीओ वगैरह अगर आप पास करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको यहां से सीधा राज्य छोड़ना पड़ता है। वो तो आपको कहीं पे भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सीजीएल भी निकाल लेते हो तो भी राज्य छोड़ना पड़ता है। जरूरी नहीं है पूरे महाराष्ट्र में ही मिलेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट कहीं पे भी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो आपको बस जाना ही पड़ेगा। वेस्ट बंगाल भेज देते हैं, गुजरात भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, कहीं पे भी। वैसे तो यहां मैं बताता हूं, आप अगर सीपीओ निकालते हो, अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह भर्ती हो जाते हो, तो सिर्फ दिल्ली में लाइफ टाइम।
उसमें भी बता रहा हूँ, सिटी है ना, तो आपको इतने चंगी वाली चीज है, वहां हर चीज से ज्यादा अलाउंसेस वहां ज्यादा मिलते हैं, एचआरएस वहां ज्यादा मिलता है आपको, हर चीज। एक एसी में बैठ के जीवन भर नौकरी करनी है, और ऊपर से कंधे में 2 स्टार, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। और ज्यादा कुछ है नहीं, अगर कैपिटल सिटी है, वैसे भी वहां पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो आपको पता है क्या क्या 16 अक्टूबर है, 1.5 महीना लगता ही है बेटा एग्जाम करने के लिए। नवंबर, अगर नवंबर में भी हुआ तो एंड में, तो 2 महीना है आपके पास, 2 महीने से भी ज्यादा है। तो 2 महीने में देखो, एक आप लोग प्रीवियस ईयर अगर कहीं मिल रही है अगर कोई बुक, तो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मिल जाए तो यू अमेजोन में ढूंढ लो। चैप्टर वाइज मिल जाए तो मैं फट से एनालिसिस करके दे दूंगा कि भाई ये टॉपिक लिमिटेड है और इस पे फोकस कर लो, और रिजल्ट बेटा फट से आ जाना है, रैपिड फायर अगर करा रहे तो। और अगर यहां से सिटिंग रिजल्ट मिल गया ना, तो सबके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ भाई यहीं बैठ के निकाला है, यहीं पढ़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, एक में को देखे हुए हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अब लोग कई बार सीरियस नहीं होते, लेकिन आजू बाजू वाला कोई दोस्त निकल जाता है, फ्रेंड निकल जाता है, कोई कलीग निकल जाता है, फिर उनको लगता है कि नहीं हम भी निकल जाएंगे। तो सब लोग अच्छे से पढ़ो, सारा चीज करो, अच्छा अच्छा ही होगा। चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 330 क्या है, 32 क्या है ये। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, हम लाइन से बता देते हैं। वैसे तो मैं बता रहा था आपको आर्टिकल 300 एंड, चलो 338 अभी हमने देखा क्या था, एनसी एससी, यही देखा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब बेटा 338 का ए, एनसी एसटी, और 338 का बी, एनसी बीसी। ठीक है, यहां एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट, बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी। ये 3 अलग अलग कमिटी ये आर्टिकल में मेंशन किया गया है। हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब 2 आर्टिकल और याद करना है, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। एससी एसटी की बात कर ही रहे हैं, तो याद रखना, एससी कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। कहां पर, लोकसभा में, आर्टिकल 330 के तहत। कि मतलब लोकसभा में एससी कास्ट के लोगों के लिए कुछ नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की जाएगी। अब एसटी कास्ट के लिए भी कुछ नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की जाती है, कहां पर, लोकसभा में, वो आर्टिकल 332 के तहत। तो आपने नोटिस किया कि पहले एससी कास्ट को दिया जाता है कोई भी चीज, फिर एसटी को, मतलब पहले आर्टिकल एससी का आता है। उसी तरीके से आप ये याद कर सकते हो, 330 में पहले एससी है और 2 नंबर बाद एसटी है, दोनों को रिजर्वेशन दिया गया है, कहां पर, लोकसभा में। इतने आर्टिकल एससी एसटी से रिलेटेड आपको याद रखना है। हो सकता है बेटा इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए न्यूज नंबर 3 आज की चल रही है। क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट इंडिया का सेंसस, हमने पहले सिंगल लाइनर देख चुका था कि अगला इंडिया का सेंसस कब होगा, 2027 में। कितने फेजेस में होने वाला है, 2 फेजेस में होगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम, कि हम डिजिटल सेंसस कंडक्ट करवा रहे हैं। इसको स्टार कर लेना, डिजिटल सेंसस पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है। ओके, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पहली बार सेंसस ऑफिशियली जो रेगुलर बेसिस पे हर 10 साल में कराना चालू किए गए थे, कब से कराया चालू हुआ था, 1881 में। ठीक है, किसने चालू कराया था, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन, जो कि उस समय के इंडिया के वाइस रॉय थे। याद रखना, वॉइस रॉय की उतनी ही पावर्स होती थी जो कि आज के टाइम पे राष्ट्रपति की होती है। तो याद रखना 2 चीजें, पहला सेंसस रेगुलर वाला। अदरवाइज भारत में पहली बार सेंसस 1881 में नहीं, 1872 में हुआ था, बट वो नॉर्मल वाला था। हमने रेगुलर सेंसस मतलब ये जो हमने चालू किया, एक रूल बनाया था हर 10 साल में होगा, वो कहां से चालू हुआ, 1881 से। अच्छा, सेंसस में क्या होता है, जनसंख्या हम काउंट करते हैं कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है। तो आपको एक और चीज याद रखना है, इसी को डेमोग्राफी कहा जाता है। हो सकता है आप वर्ड ऑफ द डे, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन को काउंट करना, इसी को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। डन। अब 2011 का सेंसस का कुछ डेटा आपको सामने दिया गया है, जैसे, अच्छा आपको पता है ये देने का रीजन क्या है, पहले आपके ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत बार आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते थे, अभी आपका सेंसस न्यूज में आया है, हो सकता है बेटा 2011 का मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये चीज कठिन लगती है, वैसे तो 2011 इतने में ही मैंने खत्म कर दिया है, सिर्फ इतना डेटा लाया हूं। जैसे 2011 का सेंसस अगर कंपेयर किया जाए 2001 से, तो टोटल डिकेडल ग्रोथ कितनी थी, मतलब हमारी 2001 के मुकाबले 2011 में पॉपुलेशन कितनी बड़ी थी, 21.5%। दूसरी चीज, सेक्स रेशो भारत का अभी क्या है, वर्तमान में 940। सेक्स रेशो मतलब हर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं पैदा होती है, कितनी गर्ल्स पैदा होती है।
तो 1000 पुरुषों के बदले में पैदा होती है नहीं, कितनी गर्ल्स अवेलेबल है एट प्रेजेंट, कितनी अवेलेबल है 940, मतलब 60 बॉयज 60 मेल्स कुआरे मर जाएंगे। क्लियर कट है इसका मतलब। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, तो 914, मतलब टोटल 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं तो उसके पीछे में कितनी गर्ल्स पैदा हुई, 914। दूसरी चीज, पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो कहां का है बेटा, सेक्स रेशो मतलब उसके बीच में भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन लोग बिना चेक किए पैदा कर रहे हैं, तो सेक्स रेशो मतलब सबसे ज्यादा लड़कियां कहां पैदा होती है, केरला में। ठीक है, तो 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स, यानी वहां पर कुंवारी कौन मरेगी, लड़कियां, मतलब लड़के कम है वहां। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है सबसे वर्स्ट सेक्स रेशो पूरे भारत में कहां है, हरियाणा में 879। दूसरी चीज, लिटरेसी रेट भारत का कितना है, 74%। आपको याद रखना है लिटरेसी रेट, यहां पर भोंदू बनाया जाता है भारत वालों को। लिटरेसी की डेफिनेशन इंडिया में क्या है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे पता लगाता है कि पढ़ा लिखा है, सिर्फ उसको हिंदी पढ़ना आना चाहिए, उसको अपना नाम लिखना आना चाहिए, ही इज पढ़ा लिखा। इंडिया इज अ लिटरेट कंट्री। ठीक है, लिटरेसी डे कब मनाया जाता है अगर आपको कोई पूछ ले, तो आपको याद रखना है 8 सितंबर। ठीक है, हर साल 5 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे, और 8 सितंबर को लिटरेसी डे। डेंसिटी क्या है भारत की अभी, 382। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। घनत्व हिंदी में नहीं पता मेरे को क्या होता है, मतलब कितना घना है ना, घनता। अब देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं। समझ में आ गया, पॉपुलेशन डिवाइड बाय इंडिया का एरिया करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में आपको 382 लोग मिलेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे लीस्ट पॉपुलेशन बताइए भारत के कौन से राज्य की है, आंसर हो जाएगा सिक्किम। पॉपुलेशन कितनी हो गई, 6 लाख अप्रोक्सीमेटली दिया हूं। अगर पूछा जाएगा यूनियन टेरिटरी बताइए सबसे कम किसकी पॉपुलेशन है, लक्षद्वीप, कितने लोग रहते हैं, सिर्फ 64,000। ठीक है, लक्षद्वीप आपको पता होगा आइलैंड हमारा यूनियन टेरिटरी है, कितने आइलैंड है टोटल, 36 आइलैंड्स। 36 में से केवल 11 आइलैंड्स में लोग रहते हैं, मतलब 25 ऐसे खाली पीली पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं एससी कास्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में किस राज्य में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में। और एसटी कास्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां मिलेगी, मध्य प्रदेश में। अगर पॉपुलेशन देखना है तो 20 करोड़ 10 करोड़। इसी के साथ आपका 2011 का सेंसस मैंने इन शॉर्ट इन अ नटशेल सारी चीज आपके हाथ में दे दी। अब 2027 का जो सेंसस आएगा तब आपको इससे कंपेयर करके पढ़ा जाता है। देखो जब भी, अच्छा 2027 में जब सेंसस रिलीज होगा ना, सारे के सारे जितनी भी एकेडमी रहने दो पूरे ऑल ओवर इंडिया, पढ़ाते ऐसे ही है। 2027 का आपको कंपैरिजन किससे कराया जाएगा, 11 से। तब डिकेटल ग्रोथ आपको किसकी मिलेगी कि 2011 के मुकाबले 27 में कितनी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ पार कर चुके होंगे। और 150 करोड़ का मतलब है, हा 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 हा, मतलब हर जगह हाहाकारी महाकारी बेटा। मतलब यहां पर इसीलिए देखो मेरे को लगता है जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का बिगेस्ट रीजन अगर पूछा जाए भारत में क्या है, तो बेटा पैदा तो ऐसे किए जा रहे हैं, यूपी में कंपटीशन लगता है, कहीं 5 बच्चे पैदा, अच्छा बास्केटबॉल की टीम बनाए हो, हम 6 पैदा करके वॉलीबॉल की टीम बनाएंगे, 7 पैदा हो गए तो कबड्डी की टीम, 9 पैदा हो गए तो खो खो की टीम, कोई कोई बोलता है सीधा 11 क्रिकेट की टीम बना देंगे। मतलब हालांकि ये भी चीज अलग है। चलो ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपकी आएगी बेटा न्यूज नंबर 4। ये कन्या दिख रही है आपको, इन्हीं का नाम सुकन्या है, सुकन्या सोनोवाल। ये बेटा आईआईटी गुवाहाटी की बीटेक की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, जिसे एज एक एम्बेसडर यूथ अपॉइंट किया गया है, यूथ कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, 2025 से 2027 तक के लिए। तो आपको ये लिख लेना, कॉमनवेल्थ के बारे में आज बेटा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अगले स्लाइड में है, पहले इतना चीज लिख लीजिए। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 25 से 27। कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में एक बात बताना चाहेंगे लोगों को बेटा, यहीं पर आधे लोगों को डर लगने लगता है बेल्फोर डिक्लेरेशन से और लंदन डिक्लेरेशन से। पहले तो मैं ये दो चीजें सबसे शांति से एक शब्द में खत्म करूंगा। ये दो डिक्लेरेशन, बड़ी बड़ी एग्जाम्स, आप सीपीओ देने वाले हो, सीजीओ देने वाले हो, जो भी आपकी एग्जाम है एक्स वाई जेड, इवन आप बैंकिंग देने वाले हो या कोई भी एग्जाम देने वाले हो, बेटा हर एग्जाम में कई बार बैकग्राउंड से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आपके बैंकिंग में भी मल्टी लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉमनवेल्थ नेशंस को बताइए किस डिक्लेरेशन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन कब किया गया था, 1926 में। कहां किया गया था, लंदन में। अच्छा, बेल्फोर डिक्लेरेशन को किसी कोई तो व्यक्ति होगा जिसने ये बनाया होगा ड्राफ्ट। तो ये बेटा ये जो डिक्लेरेशन है, जो एक अग्रीमेंट बनाया गया था, वो बनाया गया था लॉर्ड
आर्थर बेल्फोर। तो बेल्फोर क्या हो गया आपका सरनेम, ये एक व्यक्ति का सरनेम है जिसको बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसी डिक्लेरेशन के साथ हमने क्या बनाया था, कॉमनवेल्थ नेशंस। ये चीज सबको समझ में आ गई। ये बहुत कठिन लगता है लोगों को, बस एक ही चीज याद रखना है, कॉमनवेल्थ नेशंस कौन से डिक्लेरेशन के साथ एस्टेब्लिश हुआ, बेल्फोर डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1926 में। बट याद रखना कॉमनवेल्थ नेशंस एस्टेब्लिश यहां हुआ था, डिक्लेयर कर दिए थे कि 1926 में एक हमारा कॉमनवेल्थ नेशंस होगा, और उसका पुराना नाम क्या था उस समय, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। बस इतनी चीज याद रख लो, पुराना नाम क्या था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसका नया नाम, मतलब अभी जो नाम है क्या है, कॉमनवेल्थ नेशंस। ये जो नया नाम है बेटा वो यहां पर अडॉप्ट किया गया लंदन डिक्लेरेशन में। लंदन डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1949, और नया नाम मिल गया था कॉमनवेल्थ नेशंस। बस दो ही चीज बताया हूं, बात खत्म, सबको समझ में आ गया। इसके अलावा यहां कुछ नहीं लिखना है, इतना छाप लो जितना बताया। दो डिक्लेरेशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेल्फोर डिक्लेरेशन कहां हुआ था, लंदन में, और तब क्या बनाया गया था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और लंदन डिक्लेरेशन में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नाम चेंज हो गया था, क्या नाम हो गया था, कॉमनवेल्थ नेशंस। बस ये दो चीज, सबसे बड़ी चीज बताया हूं। एक और चीज, अगर हेडक्वार्टर पूछ लेगा कहां है, लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है। और इसका कॉमनवेल्थ नेशंस का हेड कौन होता है, चार्ल्स थ्री। वैसे बताना चाहूंगा, हेड अभी चार्ल्स थ्री इंग्लैंड का किंग है इसलिए है। पहले कौन थी बेटा, एलिजाबेथ टू। मतलब इंग्लैंड का जो भी राजा होगा या रानी होगी, कॉमनवेल्थ नेशंस का वो हेड होता है। और टोटल मेंबर्स कॉमनवेल्थ नेशंस के कितने हैं, 56। दैट्स इट, कॉमनवेल्थ के बारे में इतनी चीजें याद कर लो। आपको पता है ये सारी चीजें कब काम आती हैं, यहाँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग बैठे हैं। कुछ कुछ लोगों के तो बेटा मेंस में इंटरव्यूज भी होते हैं। कई बार अगर आप वहां बैठे हो ना, करंट अफेयर में कोई भी चीज चलती है तो वो बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अगर आपको पता होता है ना तो वहां हेल्प हो जाता है। बाकी लोग देख रहे हैं, और आप लोग यहाँ जो लोग बैंकिंग वाले हैं वो ये वाला चीज स्किप भी कर सकते हैं, ये दो डिक्लेरेशन, बाकी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कब स्टेब्लिश हुआ, उसका हेड कौन होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, हेडक्वार्टर्स क्या है, ठीक है। ये बस दो आपका जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है, ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितने लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इंटरव्यू में आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, कोई एक जन मुझे आंसर बताएगा। अगर आपको बोलने की आदत नहीं है ना स्टेज में, तो या इधर उधर, तो या आप फंबल करोगे। वहां जाके कोई कुछ पूछ रहा है, आपका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट नहीं है ना, तो वहां बोलने में दिक्कत होगी। अब जैसे अब सब लोगों को पता है, आधे रोने जैसा चेहरा हो जाएगा ये बेल्फोर डिक्लेरेशन और लंदन डिक्लेरेशन में, कि क्यों इतना लिखते ही नहीं। आधे लोग सोचेंगे स्किप करो साले को, देख लेंगे एक क्वेश्चन छूटा छूटा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा, छोटी छोटी चीज होती है। और मैं बता रहा हूं, एक इंसान अलग से स्टैंड आउट करता है पूरे ग्रुप डिस्कशन में। अगर आपका एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, मैं बता रहा हूं सामने वालों के चारों खाने चित हो जाएंगे। वो इंटरव्यूअर आपको बताएगा नहीं कि वो आपसे इंप्रेस हो गया है, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछता है और ये सारी चीजें अगर आप हाईलाइट कर देते हो। मैंने बोला था ना, मेरे को नहीं पता, वो पिछली बार बताया था, सिम्बायोसिस वाली स्टोरी बताया था ना, जिसको रिजेक्ट कर रहे थे बार बार, 5 बार बैंकिंग की एग्जाम निकाल लिया, लेकिन साले इंटरव्यू में रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो हमारे प्रतीक भाई आए, बोले इसको रिजेक्ट कर रहे सुमित देव। मैं बोला क्यों रिजेक्ट कर रहे, बोले इंग्लिश नहीं आती। आई हेव वाला स्टोरी बताया था, आई हेव, मैं बोला हेव मतलब आई हेव फोर ब्रदर्स। मैं बोला अच्छा हेव, अच्छा। मैं बोला हैव, मैं बोला आप हिंदी बोलो, बोले नहीं इंग्लिश जरूरी है। तो उनको मैंने बस बोला था कि आपको अगर इंग्लिश बेसिस पे निकाला जाएगा तो वहां एक कोट मैं बोला चिपका देना। तो वो कोट मैंने उनको बताया, सारा चीज किया। इवन मैंने बोला पॉलिटी का एक आर्टिकल भी है, वो भी बोल देना। इवन आर्टिकल 51 सेज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एज अ होल, टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। हमारी सरकार बोलती है कि हिंदी इज आर मातृभाषा, हमारी मदर टंग लैंग्वेज है। आप ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं पे भी जाएंगे, फिर भी आप एक बात बताइए, बैंकिंग में आपका काम क्या है, बैलेंस शीट बनाना, अकाउंट्स को हैंडल करना, ऑडिट रिपोर्ट करना, यही करना। बैंक में आप जाके ऑडिट्स करोगे, सारा चीज करोगे, कि भाई खाता वाता को हैंडल करना, लोगों के खाते खोलना। वैसे भी आप सर्व कर रहे हो महाराष्ट्र में, आपको मराठी आना चाहिए देखा जाए तो। क्योंकि अगर हो सकता है विलेज एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है, कुछ बोलती है वहां काकी आई, वो इंग्लिश में बात नहीं करेगी, मला खाता खुलवाई, चाहे वो मराठी में सांगणार, फिर आपको मराठी आनी चाहिए। तो फिर मैंने बोला ये सारा चीज कर देना। मैं बोला आपका हो जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, वो बहुत कंजूस थे, जैसे तैसे उनका सिलेक्शन हुआ, आए और हमको पार्टी क्या दी है उसके बाद, चाय बिस्कुट। मैं बोला पार्टी भी ऐसी मिली, साला ये क्या था। आपके ऊपर निर्भर करता है बेटा कि आप कहाँ होता है, कैसे होता है, लोग आपको ट्रीट कैसे करेंगे, लोग आपको सेलेक्ट कैसे करेंगे। पहले तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और पता है कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके पास नॉलेज है उस पर्टिकुलर चीज का, तो आपको डर ही नहीं लगेगा।
मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा रहना चाहिए, मैं बोलता हूं ओवर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट रहो, वो ओवर वर्ड हटा दो, सुपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर मेरा नहीं होगा किसी के बाप का नहीं होगा। लोग अगर पूछ रहे हैं व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, तो आप बताओ कि आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट, लेकिन उसमें आपका एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए। आपको बोलना चाहिए सर मे बी दे आर ऑल्सो डिजर्विंग बट आई एम वन ऑफ दोज जो डिजर्व करता है ये सीट। और अब क्यों डिजर्व करते हो, 4-5 पॉइंट्स बताओ ना। कि बोलना मैंने प्री निकाला है, मैंने मेंस निकाला है, मैं 5 बार निकाल चुका हूं, मे बी कहीं ना कहीं स्टक हो रहा हूं, मे बी देयर आर सम फ्लॉज इन मी बट आई एम करेक्टिंग इट। मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, आपका आंसर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। डाउन टू अर्थ दिखिए उनको। और वो बोले अगर रिजेक्ट कर देंगे तो क्या बोलना, सर अगली बार आऊंगा फिर आऊंगा, निकाल लूंगा लेकिन। और जो भी है, लेकिन चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल। चलो बेटा अगला न्यूज नंबर 5 आपका आज का चल रहा है। हरियाणा ने बेटा एशिया का सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी बना चुके हैं। बेटा जंगल वाली, जंगल में मंगल आपने देखा होगा एक अलग से, मतलब अरे नहीं मतलब, अरे फिलहाल जंगल सफारी, अरे सोच के देखो 10,000 एकड़। मतलब अगर कोई अंदर घुसा तो बेटा आजू बाजू कोई दिखेगा ही नहीं। मतलब एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी किसने बना लिया है, हरियाणा ने। तो आपको ये याद रखना है कि ये डिक्लेयर किसने किया है, हरियाणा के सीएम हमारे नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी। आपको याद रखना है कि ये एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी है वो कहां पर है, अरावली हिल्स पर लोकेटेड है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगर जंगल की न्यूज चली रही है तो वन तारा को आप कैसे भूल सकते हैं। वन तारा मैं बताना चाहूंगा, नाम में ही वन मतलब जंगल, तारा मतलब स्टार। तो ठीक है, आपको एक और चीज याद रखनी है, वनतारा क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट रेस्क्यू सेंटर। एनिमल्स को यहां लाया जाता है और बेटा रेस्क्यू किया जाता है। आपने देखा होगा एक वायरल हुआ था बहुत फेमस, एक कोई हाथी, हाथी को चंदन लगाए जा रहे हैं, मतलब लेप वेप लगा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको बस याद रखना है ये पूरे मैं बताना, इसके ओनर कौन है वनतारा का, अंबानी फैमिली। और कहां पर है ये आपके, गुजरात में भी कहां है, जामनगर। तो आपको ये चीज याद रखनी है पक्का। और एक और चीज, वनतारा को इसी साल प्राणी मित्र अवार्ड भी मिला है। तो प्राणी मित्र अवार्ड आपको याद रखना है, इतनी चीजें आप याद रख लीजिए। अच्छा, ये जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी बनेगा ना, इसमें अलग अलग जोन्स बांटे गए हैं। अलग अलग जोन्स में अलग अलग आपके एनिमल्स को रखा जाएगा। लेपर्ड जोन अलग है, टाइगर जोन अलग है, लायन जोन अलग है। और नोटिस करो तीनों की तीनों क्या है, बिग कैट्स है। और बिग कैट से याद आया, पिछली बार मैंने बताया था आईबीसीए, किसी को याद आ रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब हुआ था, 2023 में। किसने किया था स्टेब्लिश, मोदी जी ने। क्यों किया था 2023 में ही हमने आईबीसीए को स्टेब्लिश क्यों किए, क्योंकि 1973 में हमने क्या लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। अब एक बात बताओ, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल कब होगा, 2023 में। तो 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हुआ, उसी टाइम पे, अब प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर क्या है, बिग कैट ही तो है। तो हमने क्या सोचा, 50 साल हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर को, तो हम कुछ ऐसी चीज लॉन्च करते हैं जिससे हम टाइगर्स के साथ साथ बाकी बिग कैट्स की भी पॉपुलेशन को बढ़ा सके, कंजर्व कर सके। तो याद रखना, जैसे ही 50 साल हुआ प्रोजेक्ट टाइगर को, हमने आईबीसीए लॉन्च किया। आईबीसीए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। लॉन्च किसने किया था, इंडिया ने। किसने किया था इंडिया से, मोदी जी ने। अगर पूछा जाएगा आईबीसीए का हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली में। आपको एक और चीज याद रखना है, आईबीसीए का मोटो क्या है, दुनिया में टोटल 7 बिग कैट्स है। टोटल कितनी कैट्स होती है, 7 मेजर बिग कैट्स है। अब बिग कैट्स में कौन कौन आ जाएगा, पहले तो ये याद रखिएगा, लेपर्ड, दूसरा हो जाएगा स्नो लेपर्ड, तीसरा हो जाएगा टाइगर, चौथा हो जाएगा लायन, पांचवा हो जाएगा आपका चीता, छठवा हो जाएगा आपका प्यूमा, और सातवां हो जाएगा आपका जैगवार। ये 7 बिग कैट्स है। इसमें से ये 2 कैट्स इंडिया में नहीं पाई जाती है, भारत में केवल यहां से लेके यहां तक पाए जाते हैं। आपको याद है चीता, वैसे तो मैं बताना चाहूंगा चीता भारत से बेटा विलुप्त हो गए थे 1951 में, 50-51 में विलुप्त हो गए थे। छत्तीसगढ़ का उस समय एक राजा था, छत्तीसगढ़ के राजा ने आखिरी चीता बचा हुआ था, वो चीता भग रहा था, सब पूरे गांव वाले सोचे भग जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उड़ा दिया। शिकार करने निकलते थे पहले राजा लोग, इतना शिकार किए, अब बेटा शेर का शिकार करना पॉसिबल नहीं, शेर हमारा शिकार कर लेते हैं। तो याद रखना। और आपको नोटिस किए कि हमने अलग अलग जोन क्यों बनाए हैं। एक बार की टाइगर और लायन आमने सामने आते हैं ना तो ज्यादा फाइट नहीं होती, लेकिन साला चीता छोटा पड़ जाता है, दोनों मिलकर निपटा देते हैं उसको। तो इसलिए बोला गया चीता को अलग रखो, वैसे ही भारत में गिन चुन के 4-5 चीता है, नहीं तो पता चला फिर विलुप्त हो जाएगा। चलो ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपका मैंने ये हो चुका है आपका। चलो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में मैंने सारी चीज बता दी, ठीक है। हाँ, 2023 में हमने जब
लॉन्च किया था क्या, आईबीसीए, तो उसमें हमने कितने करोड़ का फंड रिलीज किया था, 150 करोड़। मोटो क्या था, अगले 5 सालों में 2028 तक हम क्या करेंगे बेटा, ये सारी पॉपुलेशन को जितना ज्यादा कंजर्व कर सके और बढ़ा सके, ये हमारा मोटो था आईबीसीए का। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आ गया बेटा अब आपका फेवरेट वाला पार्ट, फटफट फटफट, ये अब बेटा एक क्वेश्चन और एक आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से एक काम करेंगे, आपका लास्ट स्लाइड जो रहेगा, मेरे को सर बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा अगर मतलब इकोनॉमी रिलेटेड, आपकी बैंकिंग रहती है कुछ रहती है, उससे रिलेटेड अगर न्यूज ला सके तो फर्स्ट 20 न्यूज के बाद मैं एक इकोनॉमी एक्सप्रेस नाम का एक पेज बना दूंगा बेटा, उसमें टॉप 10 न्यूज जो भी रिसेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड चल रही है वो आपको बता दिया जाएगा, है ना। सर बता रहे थे कि मैंने बोला था देखो पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजीज बहुत आती है, तो वो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो सर बोल रहे थे कोई है, कोई एक्सपर्ट है, उनको बुला के आपको अलग से वो इकोनॉमी का शायद पार्ट कराया जाएगा, ठीक है। जो चीज करंट अफेयर में चल रही है वो तो मैं बता दूंगा कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, आपको ये पार्ट पे फोकस करना है। इकोनॉमी के लिए वो आपको अगर बता देंगे पार्ट, पूरी टर्मिनोलॉजी बता देंगे, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारा चीज अगर डिटेल में बता देंगे। फाइनेंस का आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के थोड़े बहुत कंसेप्ट्स बता देंगे, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये बता देंगे, जीडीपी जीएनपी एनएनपी एनडीपी सबके अगर कंसेप्ट्स बता देंगे तो आपके तब क्वेश्चन बनने लगेंगे। आपको ये सारी चीज, गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, सिल्वर हैंडशेक क्या होता है, कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, तो आपको सर लोग अच्छे से बता देंगे। फिलहाल अकॉर्डिंग टू नंबियोज सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट, भारत का, ये 2015 नहीं 2025 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबियोज सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया का मोस्ट सेफेस्ट सिटी अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वो हो जाएगा बेटा मैंगलोर। याद है लास्ट वीक में हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू नारी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू नारी रिपोर्ट 2025 भारत की सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर फीमेल्स, इंडिया की सबसे सेफेस्ट सिटी फीमेल की कौन सी थी, नागालैंड का कैपिटल क्या है, कोहिमा। तो आपको ये याद रखना है, नागालैंड का कैपिटल जो कि कोहिमा है वो सबसे सेफेस्ट सिटी है। मैंने पिछली बार बताया था वहां महिलाएं सुरक्षित है, पुरुष नहीं, तो आपको ये याद रखना है। मैंगलोर मैंने बता दिया सबसे सेफेस्ट सिटी है, अकॉर्डिंग टू किसका रिपोर्ट है, नंबियोज सेफेस्ट सिटी इंडेक्स। डन। अच्छा हाँ, इसी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सेफेस्ट सिटी मानी गई है दुबई, ठीक है। आबू धाबी और दुबई, मोस्टली में भी आबू धाबी भी हो सकता है, एक बार चेक करो। अच्छा आपको मैं बता रहा हूं, एक बार बहुत वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक गर्ल आबू धाबी या दुबई में अपना गोल्डन नेकलेस ऐसे रोड पे फेंक दी और दूर से वीडियो बना रही है, कोई उठाएगा नहीं, उसने गारंटी दी थी, ठीक है। तो आबू धाबी वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिटी आपकी हो जाएगी, तो आपको ये याद रखना है। वहां के लोगों को पता है कि अगर साला उठा लिए तो 10 साल की जेल, इधर इतने स्ट्रिक्ट एंड प्रूवन लॉज है वहां के, तो आपको ये याद रखना है। सबसे सेफेस्ट सिटी हमने बता दिया है। अच्छा इंडेक्स की अगर बात ही चल रही है तो एक दो इंडेक्स देख लेते हैं, बहुत दिन से मैंने अच्छे से इंडेक्स नहीं कराया है, आज इंडेक्स बता रहा हूं। भारत का रैंक है 115, कौन से इंडेक्स में, पीस, पीस इंडेक्स में, पहले 116 था, अभी इंप्रूव हो गया है। भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 है, हैप्पीनेस इंडेक्स। अच्छा पीस क्या है, 115, 15 को मैं बोल रहा हूं इधर उधर करो, क्या हो जाएगा 51। तो पी से पीस, पी से प्रेस, प्रेस इंडेक्स में हमारा 151 है, इसमें भी इंप्रूवमेंट हुई है, पिछली बार 160 से भी आगे थे, ठीक है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मेरे को लग रहा है अब अवार्ड मांगने से बेहतर है बोले पहले इंडेक्स सुधार लेता हूं, सारे चीजों में हर जगह बोले यही दिखा दिखा के खोल। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं और क्या है। करप्शन इंडेक्स में हमारा रैंकिंग क्या था, 96। इस साल का रिलीज होने दो बेटा, फिर पता चलेगा, पता चला करप्शन में और कम हो गया। अब मेरे को एक चीज में हमारी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है, पासपोर्ट इंडेक्स में 77 थे, पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अच्छा याद रखना मैं हेनले का बता रहा हूँ, ब्रूडीज और अलग अलग लोग अलग अलग निकालते हैं, आपके एग्जाम में ना जनरली हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स ही पूछते हैं। तो पासपोर्ट में हमारा कौन सा रैंक है, 77। और वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अगर पासपोर्ट पूछ लिया जाए तो सिंगापुर, लगातार 2-3 सालों से टॉप मार रहा है, सिंगापुर और जापान, ये टॉप 2 कंट्रीज होती है। डन। हाँ एक टेररिज्म इंडेक्स, टेररिज्म इंडेक्स भी रिलीज हुआ। अच्छा टेररिज्म इंडेक्स में बेटा इंडिया का रैंकिंग है 14th, ठीक है, 14th नंबर पे। वैसे तो बहुत सारे प्लान हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कब्रिस्तान, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये पूरे, आप एक और चीज बताना चाहेंगे, कभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में घूमने का जाने का नहीं, क्योंकि सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाओगे आप। मेरे को
वो कौन था जिसने फूलन देवी सबको पता है? फूलन देवी कितने लोगों ने नाम नहीं सुना है? मतलब सबने सुना है? बेटा ये जॉन सीना है। ये जो आप कर रहे थे ये जॉन सीना वाला है। चलो, फूलन देवी बहुत फेमस गुंडी थी। 2001 में उड़ा दिया गया था। आपको पता है फूलन देवी को 10 साल की आई थिंक रीगरस पनिशमेंट मिला था। उसने वो ठाकुरों को 20-22 लोगों को इकट्ठा उड़ा दी थी। और उनके घर वालों ने बचपन में उनसे शादी करा दी। 14-13 साल की थी वो बड़े मुश्किल से, और वो बूढ़ऊ बहुत फोर्सफुली उसको फिजिकली अब्यूज करता था। फिर वो एक दिन भाग के आ गई 16 साल की उम्र में। फिर किसी और के साथ रहने लगे थोड़े दिन, उनका बॉयफ्रेंड एक नया बना। फिर उनके साथ थोड़े दिन रहे। फिर वो उसको अच्छा नहीं लगा तो उनको छोड़ के किसी और के पास चली गई। भाग फिर के कुल मिला के इधर उधर घूमते फिरते थोड़ी बहुत लाइफ जी। उनको कोई एक आदमी था सामने वाला ठाकुर का कोई आदमी, वो ले जाके उनको वहां पर बहुत ही ज्यादा उनको गंदे तरीके से ट्रीट किया गया। फिजिकली अगेन अब्यूज किया गया। वो बाहर आई जैसे तैसे भग के, नया बॉयफ्रेंड बना, और वो बेटा वो नहीं, मतलब वो एक दोस्त बन गया था। और वो एक बहुत बड़े ग्रुप का लीडर था। उसने इनको गोली चलाना सिखाया, कैसे गोली मारते हैं, कैसे जंगल में छुप जाते हैं। चंबल की डाकू थी वो, डाकुइन। आपने देखा होगा कि मेल डाकू होते हैं, लेकिन वो फीमेल डाकू को इंग्लिश में बेटा बेंडिट बोलते हैं, इसलिए उनका निकनेम था बेंडिट क्वीन। बेंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, ये सेम नाम से बॉलीवुड की मूवी भी बनी है। आपको पता है एक बार सरकार ने यूपी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, यूपी से थे वैसे मेनली वो, तो यूपी की पुलिस ने, और वो मेनली कभी भी यूपी वाले कुछ ढूंढते थे ना पुलिस वाले, तो भग जाती थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाली पुलिस ढूंढती थी तो भग के आ जाती थी उत्तर प्रदेश में। बॉर्डर एरियाज में रहते थे वो लोग। तो यूपी और मध्य प्रदेश की पुलिस ने बोला तुम सरेंडर करो। तो सरेंडर करने के पहले फूलन देवी बोलती है कि ठीक है मैं सरेंडर कर दूंगी, लेकिन मेरे को ग्रेड 1 का चैम्बर चाहिए जहां पर मैं जेल में रहूंगी। मेरे भाई को सरकारी नौकरी चाहिए। आप एक प्रॉमिस करो कि मैं जब सरेंडर करूंगी तो मेरे किसी भी पार्टी के मेंबर, भले ही 22 लोगों को एक साथ उड़ाई हूं, लेकिन फांसी की सजा आप लोग नहीं दोगे। सब लोग बोलते हैं ठीक है आप सरेंडर करो। यूपी की पुलिस पलट जाती है, वो बोलती फिर सरेंडर नहीं करूंगी। एक बार वहां नेता था, नेता अपनी रैली में आया था, ज्यादा लोग नहीं आए थे, 8-10 लोग बैठे हुए थे। मतलब नेता ज्यादा फेमस नहीं था। तो यूपी की गवर्नमेंट ने फिर से, इंदिरा गांधी की उस समय गवर्नमेंट चलती थी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक है आपके भाई को हम सरकारी नौकरी देंगे, आपको हम फांसी की सजा नहीं देंगे, आप सरेंडर कर लो। सरेंडर करने के बाद उनको सिर्फ 10 साल की सजा हुई। लेकिन जब वो सरेंडर करने आ रही थी ना, तो अब नेता आया था, 8-10 लोग नीचे बैठे हुए थे। भले ही नेता ज्यादा फेमस नहीं था, फेमस था लेकिन ज्यादा लोग आए नहीं थे, मतलब पॉपुलर उतना ज्यादा नहीं था। तो लोगों को बीच में पता चला फूलन देवी सरेंडर करने मध्य प्रदेश में ही जा रही है। तो मध्य प्रदेश में जहां वो नेता का रैली चल रही थी, रैली में, वैसे रैली नाम ही गलत हो गया, 8-10 लोगों में रैली नहीं होती बेटा, वो वर्ड गलत है। तो फिर वहां जो 8-10 लोग बैठे थे और रिपोर्टर भी आए हुए थे। तो जब वो सरेंडर करने के लिए ऊपर जा रही थी, एक रिपोर्टर दौड़ के आता है और वो उसकी फोटो खींचता है, खींच के कनपट पे मारती है वो। बोलती है चल फोटो डिलीट कर। वो बोलता है नहीं अब तो ले लिया ना मैडम। तो बोले एक काम कर, बाद में मेरे को पैसा दे देना, मेरे को मालूम है मेरी फोटो वायरल हो जाती है, उस पर पैसा होता है, तू बाद में मेरे को पैसा देगा। तो वो डील की कि बाद में तू मेरे को पैसा देना। उसके बाद पहले जाती है और भगवान के पास अपनी बंदूक बंदूक रखती है, पूजा पाठ करती है, उठती है और सरेंडर कर देती है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला था कि फूलन देवी मध्य प्रदेश में सरेंडर करेगी, इतनी पब्लिक आई, वो 8 से सीधा 8-10 हजार हो गए लोग। तो जब वो नेता ने देखा कि मेरे को देखने के लिए 8 लोग और इसको देखने के लिए 8 हजार लोग, ये इसको कुछ टिकट समझ में नहीं आया। वो उनको 10 साल की जब सजा हुई ना, मुलायम सिंह यादव की उस समय सरकार थी, उत्तर प्रदेश के सीएम थे वो। 10 साल की जो सजा हुई थी, मेरे को अच्छे से याद नहीं है कितने साल में रिलीज कर दी, 4-5 साल में उसको निकाल लिए बाहर। और बोले एक काम करो, हम आपको टिकट देता हूं, आप खड़े होइए इलेक्शन में। इलेक्शन में खड़ी होती है और जीत भी जाती है। तो राज्यसभा या लोकसभा की वो सदस्य भी रह चुकी थी 2 बार। अब 2001 में वो अपने घर जा रही थी। घर जाते जाते उसने एक नेता से बोली आप मेरे को घर में ड्रॉप कर दो। अशोका कोई चौक था वहां पर, पार्लियामेंट से बड़े मुश्किल से 10 मिनट की दूरी में वो थी। तो अशोका चौक में वो बस उसको ड्रॉप किया और गया। बाजू में एम्बेसडर कार खड़ी थी, 3 लोग बेटा मास्क पहन के आए और दे दन 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 उसको गोली मार के चले गए। एक हेडशॉट मारा सीधा ही। उसका पति बाहर आता है, उसको उठाता है, कोई रोक नहीं रहा, वो खुद ही गाड़ी में डालता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। और बाद में पता चलता है कि मर गई, सॉरी डेथ हो गई। मतलब उनकी वो, हाँ खत्म हो गए वो।
मतलब वो स्वर्गवासी सीधा। अब वो भी हम कैसे बोल सकते हैं स्वर्ग में है कि कहाँ है, लेकिन ऐसा था कि, और उनसे एक उनका रिपोर्ट, उनका एक बहुत फेमस इंटरव्यू था कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। बोले क्या बनना चाहते हैं नहीं पता, लेकिन औरत बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके साथ जो ट्रॉमा उन्होंने फेस किया था, ये सारा चीज किया था। 22 लोगों को उड़ा देना सोचो बड़ी बात होती है, और 22 लोगों को उसने सिर्फ इसलिए उड़ा दी क्योंकि उसको राम जी मिल नहीं रहे थे। अच्छा, राम जी मतलब कौन? जिसने उसको फिजिकली अब्यूज किया था, रोज 28 दिनों तक लगातार रोज फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं। तो उसने बाद में बोली राम जी कहाँ है बताओ, बोले नहीं पता, बताओ कहाँ है, नहीं पता नहीं पता, 22 लोगों को एक साथ उड़ा दिया बाद में उसको। और आप उसको एक आपने सुना होगा शेर सिंह राणा, नाम सुने? शेर सिंह राणा 3 दिन के बाद आता है, सरेंडर करता है कि इसको मैंने ठोका। वो अपना उसका इल्जाम ले लेता है, जो भी हो, यानी उसने ठोकवाया, सॉरी मतलब उसने मर्डर करवाया। तो ऐसा जो भी था उन्होंने अपने ऊपर पूरा ले लिया। अगला वाला अभी देखेंगे। शेर सिंह राणा अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूंगा फेमस क्यों है। शेर सिंह राणा वो आदमी है जिसने अफगानिस्तान में रोज अपने, पृथ्वीराज सिंह चौहान का नाम सुने? रोज उनकी कब्र पे वहां लोग मूत रहे। वो बंदा यहां से जाता है, वो कब्र खोदता है, अंदर से अस्थियां पकड़ता है, भारत में आता है और जेल तोड़ के, भाई साहब जेल तोड़ के पहले अफगानिस्तान गए, अब भारत में आके वो वीडियो बनाते हैं अफगानिस्तान का कि भाई यहां से कब्र है, ये किसकी? पृथ्वीराज सिंह चौहान की। वहां से भाई साहब अस्थियां लेके 2000, वही 2002 3 4 5 के आसपास वो भारत आए और अस्थियां यहां पर उन्होंने जो भी करवाया। उसका नाम बहुत हाइट में हुआ था, इसके लिए अलग से मूवी बन रही थी, अक्षय कुमार को ही ले रहे थे, लेकिन बाद में कैंसिल हो गया क्योंकि पृथ्वीराज सिंह चौहान 250 करोड़ में मूवी बनी और 2.5 करोड़ भी शायद मुश्किल से कमाई मतलब कमाई वैसे, लेकिन बहुत बुरी पीटी, 100 150 करोड़ का उनको लॉस हुआ। बाद में बोले पृथ्वीराज एज अ पृथ्वीराज तो उसको किसी ने पसंद किया नहीं। सोचो ना यार, वो मेरे को लगता है अक्षय कुमार को लोग पता है रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। मूवी कोई भी कर लेता है, पृथ्वीराज सिंह चौहान बनने के लिए सिर्फ मूछ ही डाल लिया उसने। बेटा फिजिकली आप थोड़ा फिट होइए, सारा चीज करिए, अपना थोड़ा वेट गेन करिए। अभी देखना छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जब मूवी बनी थी, 17 किलो वेट गेन किया है उसने, बॉडी बनाया, सब बनाया, बॉडी का पोस्चर। गूज बम्स मूवी देखते हुए आ जाएगा। जनरली मैं हिस्टोरिकल मूवीज नहीं देखता, लेकिन जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कोई आदमी हो सकता है क्या, लेकिन पता नहीं, होते होंगे शायद। उसको नाखून उखाड़ा जा रहा है और वो कुछ कर नहीं रहे, एक चू मूछ से नहीं बन रहा है उसके। लेकिन अगर ऐसे ही अगर रहे होंगे ना, तो सोचो क्या आदमी रहा होगा। चलो ठीक है। और यहाँ हल्का सा हड्डी में हल्की सी चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आई माँ उई माँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ये बॉयज के मुंह से आजकल निकलने लगता है। चलो ठीक है। फिलहाल कौन सा हिल स्टेशन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हैंड रिक्शा कंप्लीटली बैन कर दिया है? हाँ, माथेरान ये आपका हो जाएगा बेटा। महाबलेश्वर तो आपको पता ही होगा। लोनावला तो आपको पता ही होगा। लोनावला के बाजू में खंडाला भी पता होगा, है ना? चलो ठीक है, माथेरान आपको ये याद रखना है। मतलब अब वहां हैंड रिक्शा अगर बैन किया गया है ना, तो बेटा वहां ई रिक्शा चालू किया जाएगा, ई रिक्शा को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ई रिक्शा को वहां प्रमोट किया जाएगा, हैंड रिक्शा वहां पर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अच्छा, मुझे कोई बताएगा सुप्रीम कोर्ट का निकनेम क्या है? एपेक्स कोर्ट तो चलो कहते ही हैं इसको। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट? आंसर था सुप्रीम कोर्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा हमारे फंडामेंटल राइट को गार्ड कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आप कहां जाते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पक्का ये सब समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक ही चीज याद रखिए, 1950 को स्टेब्लिश किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहां है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है जजेस की? 33+1, 33 जजेस, और ये जो एक एक्स्ट्रा है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतनी चीजें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड याद रखिए। मेरे ख्याल से हर बार बताया हूं, सबको याद होगा। अगला कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिसेंटली क्लाइंब माउंट किलिमांजारो, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है? आपका काबक यानो, ये आपके कहां के है बेटा? हाँ बेटा बोलिए। काबक यानो पता है कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। आपको पता है इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? विराट चंद्रा का। पहले सबसे यंगेस्ट पर्सन ये था, तो इसका भी रिकॉर्ड टूट चुका है। वैसे विराट कोहली से आप याद रख सकते हो, विराट कोहली बेटा सामने वाले को मार देता है, मारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किल। तो किलिमांजारो से विराट चंद्रा, मल्टी लाइनर अगर आ गया तो उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? विराट चंद्रा। अच्छा, आपके एक और चीज आई है, सत्यरूप सिद्धांत। ये सबसे यंगेस्ट इंडियन है जिसने 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट माउंटेन को हाँ क्लाइम किया है।
ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। वैसे ये काफी पुरानी न्यूज है, लेकिन ये स्टैटिक जीके मैंने एक बता दिया, सत्य रूप आपको याद रखना है। इतना अगर हो गया। चलो, अगर माउंटेन्स की बात कर ही रहे हैं, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई हर साल। ठीक है, रीजन क्या है? 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट में किसी पर्सन द्वारा चढ़ाई की गई थी। नाम क्या था उसका? होमवर्क आपका। पहला पर्सन जिसने माउंट एवरेस्ट की, वैसे तो दो पर्सन मिलके एक साथ किए थे, एक न्यूजीलैंड का था, एक तिब्बत का था। एडमंड हिलेरी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। कौन था? नाम है एडमंड हिलेरी। बेटा अच्छे से पढ़ना, हिलारी नहीं, हिलेरी। ठीक है। अरे ऐसे। चलो ठीक है, अगला वाला देखेंगे बेटा। अच्छा हाँ, माउंट एवरेस्ट के बारे में एक और चीज, माउंट एवरेस्ट अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है ना, तो 8,848, 50 बीच में किया गया था, लेकिन उसकी, वैसे तो लगातार माउंट एवरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फोल्डिंग माउंटेन है, नीचे से फोल्ड्स आते जा रहे हैं, फोल्डिंग। अच्छा हाँ, ये याद रखना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है। अगर कभी किसी ने पूछ लिया आपको फोल्ड माउंटेन का एक एग्जांपल बताओ, लिख लो माउंट एवरेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोल्डिंग माउंटेन। वो नीचे से लगातार फोल्ड हो रहा है ना, तो ऊपर से धीरे धीरे उसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, मतलब कुछ सेंटीमीटर हर साल। चलिए, रिसेंटली एक टेंपल डेडिकेट किया गया है बेटा, गॉडेस सीता, यानी माता सीता को हमने डेडिकेट किया है। माता सीता का अभी हमने टेंपल कहां बनाया है? बिहार में। तो उस टेंपल का नाम क्या है बेटा? पुनौरा धाम। ये आपके टेंपल का भी नाम हो जाएगा या प्लेस का। वैसे तो जनरली टेंपल्स प्लेसेस के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, पुनौरा धाम। मीनाक्षी टेंपल कहां हो जाएगा बेटा आपका? इट इज तमिलनाडु। मीनाक्षी याद रखना बहुत आसान है। मीनाक्षी का राइमिंग क्या होता है? साक्षी और साक्षी भाभी। साक्षी हमारी किसकी वाइफ है? थाला। फॉर अ रीजन, अपने धोनी, धोनी कौन सी टीम से खेलता है? चेन्नई। तो ये कहां है टेंपल? चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है। एक और बहुत फेमस टेंपल है केरला का। मुझे एक बात बताइए, केरला का वो वाला टेंपल है जहां पर गर्ल्स की एंट्री बैन कर दी गई थी। कौन बताएगा? सबरीमाला। आंसर क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, सबरीमाला। अच्छा, आपको पता है सबरीमाला जब न्यूज में चल रहा था, यहां पर गर्ल्स की एंट्री को बैन कर दिया गया था। वैसे कार्तिक, लॉर्ड कार्तिक को डेडिकेट किया गया। उनका कहना था गर्ल्स की एंट्री यहाँ इसलिए नहीं होना चाहिए, मंथली उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब वो बहुत इम्प्योर होते हैं, तो आप ऐसे इम्प्योरिटी के साथ टेंपल में एंटर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, बोलता है आप एक बात बताइए, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहे हो, इतने सारे आर्टिकल एक साथ तोड़ रहे हो, तो बीच में कौन हमारा गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए कानून इक्वल है, ऐसे कैसे एंट्री बैन कर सकते हो? आर्टिकल 15 क्या बोलता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? अगर लड़की इम्प्योर तो लड़का सही, ऐसा ऐसा करके वो अंदर आ रहा, तुमको ये नहीं दिख रहा। तो अगर आपको आर्टिकल 19 देखो, राइट टू, अब देखो आर्टिकल 19 में आप सोच रहे होंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे? बेटा राइट टू मूवमेंट। आप किसी को, अब वो उसकी मर्जी, वो कहीं पे भी जाए आए, आप कैसे बैन लगा रहे हो? आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? पर्सनल लिबर्टी, उनकी लिबर्टी भी आप छीन रहे हो। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। आप पूजा पाठ करने से किसी को कैसे रोक सकते हो? तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया गया और सबरीमाला में एंट्री दिलाई गई। बेटा दिस इज कॉल्ड इंडिया, सेक्युलर इंडिया है। बट लोग अब सोचेंगे सेक्युलरिज्म बीच में आया कैसे? बेटा मोदी के भक्त हो आप, सेक्युलरिज्म आ गया बीच में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हु बिकेम द इंडियाज यंगेस्ट फाइड रेटेड चेस फीमेल प्लेयर? मैं बोल रहा हूं सबसे यंगेस्ट। अब यहां पर एक वर्ड आया है फाइड, हर बार मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फाइड का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो बड़े बड़े चेस के इवेंट होते हैं वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है? फाइड। तो भारत की सबसे यंगेस्ट गर्ल जो फाइड रेटेड चेस प्लेयर बन गई, मतलब फाइड ने उसको रेट किया है और अब वो इंटरनेशनल वगैरह इवेंट वगैरह खेल रही है। तो आपका नाम क्या होना चाहिए? दिव्या देशमुख। तो आप गलत हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा लोहानी। आपको ये चीज याद रखना है, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये याद करते हुए चलना है। अच्छा, चेस की बात चल रही है तो एक चीज याद रखिएगा, चेस डे हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन आपका मून डे भी रहता है, मून डे। डन। अच्छा, मून डे 20 जुलाई को क्यों रहता है? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को पहली बार टप्पा खाया था मून के ऊपर। कौन था वो आदमी? नील आर्मस्ट्रांग। और 20 जुलाई को चेस डे क्यों खेला जाता है?
क्योंकि बेटा फाइड का बर्थडे 20 जुलाई, फाइड का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1924 को। ये दो चीज याद रखो, रीजन भी याद रखा करो। इस साल का बोला ना, अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था 11 में। हमेशा बोलता हूं बेटा डेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। इस साल का अभी 15 दिन भी नहीं हुआ, आज की तारीख क्या है, 28 तारीख, 14 दिन पहले एनडीए की एग्जाम गई थी। कोई भी एग्जाम रहने दो, मैं हर जगह से दिखा दूंगा डेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएससी की एग्जाम है, चाहे वो डिफेंस की एग्जाम है, चाहे वो आपकी बैंकिंग की क्यों ना एग्जाम है। हो सकता है बैंकिंग एग्जाम में फाइनेंस रिलेटेड पूछ ले, भाई एसबीआई डे कब है, भाई बताओ इंडिया में बैंकिंग सिस्टम डे, लाइक अलग अलग दिन जो भी होते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे कब है, वहां पर कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे भी स्टैटिक जीके आपके बैंकिंग का पार्ट है। इस साल क्वेश्चन पूछा गया था 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्लियर वन लाइनर क्वेश्चन था और स्टेटमेंट था सही। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इंडिया ने सेकेंड टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, तारीख थी 11 मई। तो हम टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे थे हर तरीके से। तो याद रखिएगा 11 मई 1998 को क्या किया गया था, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट और आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति, भूलना नहीं है। ठीक है, डन, आगे बढ़े। फिलहाल ये सारी चीज अगर हो गई हो तो कोई मुझे बताएगा इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर का नाम क्या, इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर। होमवर्क सब लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, सातनवरी विलेज। आपको यह पता होना चाहिए कि ये कहां आता है बेटा, नागपुर, महाराष्ट्र। तो बेटा फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, ठीक है। मोढेरा क्या था, मोढेरा के पहले ना बांचा देख लिख लीजिए। इंडिया का फर्स्ट सोलर विलेज, इंडिया का फर्स्ट सोलर विलेज। और आपका मोढेरा क्या है, इंडिया का फर्स्ट सोलर विलेज 24/7, ठीक है। मतलब जिनको बेटा बिजली मिल रही है सोलर द्वारा 24/7। अब देखते हैं माना, इंडिया का लास्ट विलेज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, राजा खास, बेटा हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर विलेज, हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर विलेज। अच्छा, महाराष्ट्र का भी तो पहला सोलर विलेज मान्याची वाड़ी, मान्याची वाड़ी, याद रखना है, ठीक है। जो भी होगा ये प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होगा बेटा, देख लेना थोड़ा। कुछ और भी बच रहा है जो हमने विलेज वगैरह देख के रखा था, बिल्कुल बच रहा है। इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज, बेटा थेवेंजर, थेवेंजर बोल रहा हूं, एवेंजर मूवी में सबसे फेमस थानोस था ना, ऐसे करके गायब कर दिया था। बस थानोस का ना एस हटा दो, साइलेंट है, थानो। तो आपको याद रखना है भारत का पहला राइटर्स विलेज, भारत का पहला राइटर्स विलेज। हाँ चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंग्लिश टेस्ट हमेशा जैसे लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th इंग्लिश। आपके लिए 11 लिखा हुआ है, इसलिए 11 सेकंड का मौका दिया जाएगा। बेटा हमारा दिल बड़ा है, सब काम एकदम धीरे धीरे मतलब अच्छे से होगा। आपको बताना है विलेज का सिनोनिम क्या है। चलो एक बात बता देते हैं, हेमलेट लिख लीजिएगा, वर्ड ऑफ द डे हेमलेट, हेलमेट नहीं। हेमलेट नाम की एक ये बहुत फेमस बुक है जिसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, और इसके ऊपर बॉलीवुड की मूवी बनी है, हैदर, शाहिद अफरीदी नहीं, शाहिद अफरीदी नहीं, शाहिद कपूर, ठीक है, शाहिद कपूर। ठीक है, ये हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री, ये तो मैंने पहले ही बता चुका है, आंसर क्या होगा, मनु भाकर। आपका शुभमन गिल कौन हो जाएगा, एमआरएफ, एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा आउडी, ये ऑडी नहीं होता, इट इज आउडी। जैसे ये रेनॉल्ट नहीं होता, ये रेनो है। जैसे अब आपको ये क्या लगता है, ये क्या है, फोक्स, आगे होता है फोक्स वैगन, क्या है ये होता है क्या, ऐसा कुछ है क्या कंपनी, बेटा ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ये है। इसको पता है क्या बोलते हैं, वॉक्स वैगन नहीं, फोक्स वैगन। वो तो मैंने डायरेक्ट फोक्स लिख दिया था, ऐसा लिखना था, बेवेरियन मोटर वर्क। अच्छा अच्छा अच्छा, बीएमवी इसलिए बोलते हैं, वी प्रोनाउंस करते हैं। वैसे तो वही वाली चीज हो गई, जैसे ये कौन सा न्यूज है, जेड को जैसे जी बोलते हैं वैसे वो डब्ल्यू को वी बोलते हैं, जी न्यूज। अच्छा जाने दो, हम कहीं और जा रहे हैं बेटा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या चल रेला है ये, हमने तो कुछ और लगाया था। चलो ठीक है बेटा,
अच्छा हाँ, शुभमन गिल से याद आया, सारा कैसी है अभी? सारा तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर पता है कि नहीं? भाई साहब की बंदी, मैं बताना चाहूंगा सारा तेंदुलकर को अभी ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया को पटक पटक के भाई ने मारे थे, तब हाईलाइट हो गए थे और तब सारा जोर जोर के ताली बजा रही थी, बोले यही चाहिए, मतलब एम्बेसडर के लिए। ठीक है, तो सारा तेंदुलकर आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की टूरिज्म एम्बेसडर बन चुकी है। पहले मैंने बताया था साउथ कोरिया की एम्बेसडर कौन है? हीना खान, ये तो अपन भूलेंगे नहीं, साथ निभाना साथिया, नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और इसके अलावा हमने किया था थाईलैंड, सोनू सूद। इसके अलावा हमने किया था मालदीव्स, बेटा माल नाम में ही है, कटरीना कैफ। अरे मैं मालदीव, अरे कटरीना कैफ, वैसे मुझे याद आया, अरे मॉलडीव्स, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो मॉलडीव्स है। चलो अगला देख लेते हैं। एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन अभी बनाई गई है बेटा। फ्राइट ट्रेन मतलब होता है मालगाड़ी, फिर से माल आ गया बेटा, मतलब ये माल इधर से उधर पहुंचाना जाता है, ठीक है। अच्छा मैं बताना चाहूंगा भारत की सबसे जो लंबी मालगाड़ी है, पहले वासुकी थी 3.5 किलोमीटर लंबी, ठीक है। अब इसका रिकॉर्ड टूट चुका है, रुद्राक्ष 4.5 किलोमीटर लंबा, ठीक है। ट्रेन कितना लंबा होगा? 4.5 किलोमीटर। क्वेश्चन मेरा ये है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जो फ्राइट ट्रेन है वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, लगभग 7 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। आपका होमवर्क ये है कि उसका नाम क्या है। चलो मैं बताना चाहूंगा वो क्या, उसका काम क्या है। आयरन ओर को इधर उधर एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, इधर उधर लेके जाना। उसके नाम में आयरन ओर भी आएगा, ठीक है, तो आपको ढूंढ के लाना है। तो मालगाड़ी आपको बताया जा चुका है, रुद्राक्ष, न्यूज में चल रहा है। अच्छा चलो, अगर अभी न्यूज में चल ही रहा है, तो मैंने पहले से ये बता चुका है आपको, ये 4 डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये सेंट्रल, ये 5 रेलवे जोन्स में अभी के अभी बता देता हूं। ईस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता। नॉर्थ का दिल्ली, साउथ का चेन्नई, वेस्ट का मुंबई, सेंटर का मुंबई। चलो हो गया ये बेटा। एक और चीज, हाँ सेंटर का कहाँ है? मुंबई। तो 19 रेलवे जोन में 5 रेलवे जोन तो आपको पिछली बार ही याद करा दिया था। 4 रेलवे जोन अब कौन से बचे हैं? नॉर्थ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल। अब वेस्ट, इनको वेस्ट सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? नॉर्थ और सेंटर के ये सब सेंटर में आ रहा है, समझ में आ गया ना। नॉर्थ सेंटर में कहाँ है? इलाहाबाद। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। ईस्ट सेंट्रल क्या हो जाएगा? हाजीपुर। और ये क्या हो जाएगा? जबलपुर। अच्छा ये भी पिछली बार बता दिया था। चलो इस बार एक और काम करते हैं, आपको बताना है SECR। एग्जाम बोले सर EGG वाला तो सब बता दिए, ये वाला कौन बताएगा? SECR पहले नाम तो बताओ, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। आंसर वो नहीं है, लेकिन दूसरा वाला पुर जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, बिलासपुर। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। SECR के अंदर कौन से ये जो रेलवे जोन है ना, इसी के अंदर आपका नागपुर भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका गोंदिया भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका भंडारा भी, यानी महाराष्ट्र के भी 2-4 जिले हैं जो इस रेलवे जोन के अंदर आते हैं। पक्का 10 रेलवे जोन आपके यहीं के यहीं हो गए। चलो अगला देख लेते हैं। विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स ग्रेन्स, मतलब मोटा अनाज पैदा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा कंट्री करेगा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये इंडिया, ठीक है। इंडोनेशिया तो आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। यही पाम ऑयल इसलिए बोला जाता है मोमोज के ठेले पे जाने का नहीं। वो जो पिचुक पिचुक आप लोग निकाल के खाते हो, क्या खाते हो? वो व्हाइट कलर का म्योनीज, म्योनीस बनते हुए देखा है किसी ने? हाँ बहुत ही गंदा, पूरा पाम ऑयल मिला के मिक्स कर दो ऐसे, तुरंत म्योनीस बन जाता है। जिस दिन देखा बेटा उस दिन से म्योनीस को तो मैं सोचता था मैं तेल का खाना छोड़ दिया, बाहर जाके थोड़ा डाइट वाइट, वो वैसे भी उबाला हुआ खाता, वैसे भी फ्राइड वाला मैं नहीं खाता था, लेकिन म्योनीस दबा के बाद में पता चला बेटा कुल मिला के शरीर सड़ जाएगा तुम्हारा। थोड़े ये ऐसे नहीं करना चाहिए ये सारी चीज। चलो ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमेशा कब मनाया जाता है? अगस्त के 10 तारीख को, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ठीक है। 10 तारीख को बेटा, इसी दिन आपका क्या मनाया जाता है? लायन डे। तो बायोफ्यूल डे और लायन डे सेम तारीख को रहेगा। 12 तारीख को वर्ल्ड एलिफेंट डे, 15 तारीख को
15 अगस्त को क्या रहता है? इंडिपेंडेंस डे साउथ कोरिया का, इंडिपेंडेंस डे नॉर्थ कोरिया का, इंडिपेंडेंस डे कॉन्गो का, इंडिपेंडेंस डे लग्जमबर्ग का, इंडिपेंडेंस डे सऊदी अरब का, इंडिपेंडेंस डे इंडिया का। एक काम करिए, बाकी कंट्री बाद में लिख लेना, लेकिन एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया था तब आंसर था बेटा कॉन्गो का इंडिपेंडेंस डे कब रहता है। कॉन्गो का और आई थिंक साउथ कोरिया का, दोनों में कुछ पूछा गया था, इसलिए इतना सारा इंडिपेंडेंस डे याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताइए, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे। अरे बेटा, आपका टीचर कभी गलत नहीं रहता, इंडिपेंडेंस डे ऑस्ट्रेलिया का, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं? बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, सब लोगों को अच्छे से करना है। पता है एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या था? 12 मार्च को किसका इंडिपेंडेंस डे रहता है? आंसर था मॉरिशियस। ये मैं कभी भूल ही नहीं सकता, तभी मैंने सोचा थोड़े बहुत इंडिपेंडेंस डे, मेजर कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है, ठीक है। और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को रहता है, इसलिए साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया तो पेयर में याद रह जाएगा। कॉन्गो लग्जमबर्ग और आपको क्या बताया? सऊदी अरब। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। डन, आगे बढ़ जाए। फिलहाल 29 अगस्त को तो बेटा बच्चा बच्चा जानता है, मेरे को लगता है सारे लोग अच्छे से आंसर कर देंगे। कौन बताएगा 29 अगस्त को क्या रहता है? कौन बोला? स्पोर्ट्स डे। क्यों रहता है स्पोर्ट्स डे? क्योंकि बेटा मेजर ध्यानचंद का बर्थडे रहेगा उस दिन, ठीक है। मेजर ध्यानचंद मतलब काला जादू, मतलब सॉरी, हॉकी का जादूगर, ठीक है, जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी बोलते थे इसको। आपको पता है ना 19 अच्छा हाँ, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स जो आपका होता है हॉकी, वो ये बंदे के कारण होता है। 1928 का जो चल रहा था आपका, अच्छा 1928 याद रखना, 1928 ये पहला ओलंपिक था जब भारत ने अपना गोल्ड मारा था, ठीक है। फर्स्ट टाइम ओलंपिक में गोल्ड कब मारा था? 1928। इसके पहले भारत ने कभी किसी इवेंट में गोल्ड नहीं मारा था, और रीजन क्या था? मेजर ध्यानचंद। 1932 में गोल्ड, 1936 में गोल्ड, 1940 वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 1944 वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 1950 48 गोल्ड, 52 गोल्ड, 56 में सिल्वर, फर्स्ट टाइम 56 या 60 में सिल्वर आया था। अदरवाइज हमने 5-6 गोल्ड लगातार मारे, आजाद होने के बाद भी मारे, दनादन मारे। ये करो नहीं तो बेटा आपको, चलो ठीक है, ये सारा चीज हो गया ना अच्छे से। अगला देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। अब बेटा सर्फिंग यानी पता है ना, वो पीछे से लहर आती है और वो बोर्ड के ऊपर टांग रख के दे दनादन, फिर लहर उसके ऊपर गिरती है और वो पानी के अंदर चला जाता है, तो ये याद रखना। मेरे को लगता है वो हैंडल कैसे करते हैं, कभी सोचा है कितना मुश्किल होता होगा, और वो सीखते कैसे होंगे, फटती कैसे नहीं है, डर कैसे नहीं लगता, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सॉरी बेटा, मतलब डर कैसे नहीं लगना चाहिए। अभी आ जाइए, आपको फिलहाल देख लेते हैं। आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रमेश और सुरेश वाली ऐड देखे हो कि नहीं आप लोग? 5 स्टार, अरे वाह, चलो ठीक है। अच्छा ये बाला देवी याद रखिएगा, ये पहली महिला है पूरे भारत की, फर्स्ट फीमेल जिसने इंटरनेशनल फुटबॉल में 50 गोल्स दाग दिए, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा फुटबॉल से याद आया, फुटबॉल डे याद रखिएगा 25 मई को मनाया जाता है, पहली, मेरे ख्याल से पिछले साल या इसी साल डिक्लेयर की है। 25 मई को क्या मनाया जाएगा? फुटबॉल दिवस। फुटबॉल से याद आया, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, बार बार बताता हूं, ठीक है। 2030 का वर्ल्ड कप कहाँ है? फीफा की ही बात कर रहा हूं, पोर्चुगल और स्पेन, पोर्चुगल, स्पेन और कतार, 3 देश मिलके होस्ट करेंगे, ठीक है। 2030 में 3 आ रहा है, और कितनी कंट्री मिलके होस्ट कर रही है? 3। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ है? सऊदी अरब। तो 3 मैंने अगले फीफा वर्ल्ड कप अभी से डिसाइड किए जा चुके हैं, और मैंने बता दिया। रिसेंटली इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने। तो आपको ये याद रखना है, नीति आयोग ना बार बार न्यूज में आ रहा है। इस साल की एक एग्जाम में अभी फिर से नीति आयोग पे एक क्वेश्चन आके जा चुका है, हो सकता है अगली बार आपको नीति आयोग का बेसिक फैक्ट तो पता है। 1 जनवरी कब स्टेब्लिश हुआ? 2015। दूसरा हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और क्या पूछ सकता है? पीएम इसका कौन होता है? चेयरमैन। आपको और क्या पूछा जा सकता है कि भाई बताओ इसके अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं? 8 मेंबर। ये नई चीज बता रहा हूं, इसके पहले कभी बताया नहीं हूं, याद रखना। 8 मेंबर्स को भी ब्रेक डाउन कर लेता हूं। 4 मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये बेटा आपको कहीं बताया नहीं जाता है, आपको केवल माय तैयारी में बताना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो माय तैयारी में विजिट कीजिएगा। आपको ये याद रखना है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी होता क्या है? मतलब वो ऐसे मेंबर्स है जो पहले से कोई ना कोई पद पे है, या वो मिनिस्टर हो सकते हैं, या वो, समझ में आ रहा है, कोई ना कोई पोर्टफोलियो उनके पास होना चाहिए, उन्हीं को एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जाता है। और बाकी 4 मेंबर्स नॉर्मल होते हैं। पक्का? तो 8 मेंबर्स, 4 कैसे होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। 4 कौन होते हैं?
नॉर्मल मेंबर्स। अगला बढ़ जाए, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, थिंक टैंक, क्योंकि बेटा थिंक मतलब क्या, थिंक करके हम प्लानिंग करते हैं, तो इनका काम ही है प्लानिंग करना। पहले प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था, ये एनुअल प्लान बनाता है। अगला आ जाता है, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंट्री को स्लीपिंग सिकनेस फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है? आंसर आपका हो जाएगा इट इज केनिया। इस साल याद रखिएगा, जॉर्डन पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जिसने ऑफिशियली लेप्रेसी को एलिमिनेट कर दिया। लेप्रेसी फ्री कंट्री, लेप्रेसी फ्री कंट्री। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा समय पहले एक कंट्री है अफ्रीका की जिसको रिवर रिवर ब्लाइंडनेस फ्री कंट्री डिक्लेयर की है। रिवर ब्लाइंडनेस फ्री कंट्री डिक्लेयर की है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि वो कौन सी कंट्री है अफ्रीका की जिसको रिवर ब्लाइंडनेस फ्री कंट्री डिक्लेयर किया गया है। ये एक बीमारी होती थी। और रिवर ब्लाइंडनेस क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि बेटा रिवर के पानी से ही वो बीमारी फैली थी, जिससे पहले तो इंसान को स्टार्टिंग में आंखों में जलन होती है, फिर धीरे धीरे धुंधलापन आता है, फिर आखिर में आप ब्लाइंड होकर मर जाते हो। मतलब मरना जरूरी नहीं है, लेकिन ब्लाइंड हो जाते हो। चलो ये सारी चीज आपको याद रखना है। डन। अगला देख लेते हैं। फर्स्ट ये है आपका बेटा बैंकिंग वाले, एकदम स्पेसिफिक न्यूज आई है, टेंशन घ्यायचा नाही, आता तुमची आली रे आली, आता तुमची बारी आली। वैसे ऐसा कुछ नहीं बेटा, अगली बार से मैंने बताया, ये पहले मेरा बन चुका था। इकोनॉमी एक्सप्रेस अभी डाला नहीं हूं, मैंने सोचा है अगली बार से इकोनॉमी का आखिरी में आपके 5-10 न्यूज रख दिए जाएंगे। फर्स्ट एनबीएफसी, एनबीएफसी तो पता ही होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, भारत का फर्स्ट एनबीएफसी जिसने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार कर चुका है। आंसर हो जाएगा बेटा केरला स्टेट फाइनेंस एंटरप्राइजेस। अब मैं बताना चाहूंगा भारत का फर्स्ट एनबीएफसी कौन था? मुथूट फाइनेंस, सुना होगा बेटा। दनादन इनके अभी रिसेंट में शेयर्स गिरे हैं। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना। चलो हो गया ये। एसबीआई डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। बैंक ऑफ इंडिया डे कब मनाया जाता है? माँ इतना ही, अरे मनाया नहीं जाता ना। इतना हो गया बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। डीवाई चंद्रचूड़, इनकी न्यू बुक जो लॉन्च हुई है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। याद रखिएगा, वाई भारत मैटर्स लास्ट ईयर का एनडीए का क्वेश्चन है ये। एस जय शंकर, ठीक है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखा है? शशि थरूर। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर किसने लिखा है? जेसिंडा, जेसिका, जेसिका लिंडा, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम। जेसिका मेरे ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड की फॉर्मर पीएम जेसिका आर्डन, याद आ गया, जेसिका आर्डन, ठीक है, जिन्होंने बुक लिखा है। नोटिस करो, चार के चारों ऑप्शंस में पॉलिटिशियंस थे। अगर आपको शॉर्टकट मारना है, आप सोचोगे यार हजारों बुक आती है, हम कौन सी बुक पिक करें? जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस है जो न्यूज लाइक बुक लिख रहे हैं, एक ना आपको याद रख लीजिए, दिशा नायके, मेरे ख्याल से श्रीलंका का फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक, या अभी कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी बुक लिखी है। होमवर्क वो लिख लेना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, एक बार सर्च कर लीजिएगा। जब भी आपको बुक पिक करनी है ऐसे बुक पिक किया करो, दिशा नायके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दिशा नायके अभी श्रीलंका का प्लेइंग 11 टीम में एक और प्लेयर भी है। अभी देखे ना इस बार पंगे, अरे आज बेटा फाइनल है, वल्ला, अरे वल्ला वल्ला, अब आज मजा आने वाला है। चलिए ठीक है। अच्छा, आज इतनी ही न्यूज है। अगली बार आपका लास्ट में क्या रहेगा? इकोनॉमी एक्सप्रेस डाल दिया जाएगा। इसी के साथ बेटा आपका न्यूज समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।